आज की कहानी को लेकर मैं कुछ और बातें नहीं करूँगा, सीधे कहानी की तरफ आऊँगा और शुरुआत करूँगा, क्योंकि इस कहानी को जब भी मैं सुनता हूँ या इस पर मैंने शोज़ बनाए, बहुत सारी चीज़ें की, तो हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ कई चीज़ें सुनकर। ख़ास तौर पर इस केस में जो जज ने फैसला सुनाया और फैसले में जो कुछ लिखा वो अंदर तक हिला कर रख देता है। कहानी 2013 की है। 1 मई 2013 की तारीख थी। शाम 3:40 पर दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशन, उसमें से एक है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस है। 3:40 पर हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना होती है मुंबई के लिए। इस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिरों के साथ दिल्ली की एक 23 साल की लड़की अपने आँखों में बहुत सारे सपने लिए, बहुत खुशी बहुत सारी उम्मीदें, उमंगें लेकर वो मुंबई जा रही थी। मुंबई में उसकी नौकरी लगने वाली थी और वो भी नर्स के लिए, और एयरफोर्स में नर्स की जगह खाली थी। उसका एग्ज़ाम दिया था और उसमें सिलेक्ट हो गई थी और उसे ज्वाइन करने के लिए जाना था। अपनी आंटी, अपने पापा के साथ वो ट्रेन में बैठती है, खुशी खुशी नए नए सपने देख रही होगी, और वो मुंबई के लिए रवाना होती है। इस बात से बेखबर कि उसी ट्रेन में एक शख्स है जिसकी नज़रें लगातार प्रीति राठी के ऊपर है। 23 साल की राठी, उसके पापा, उसकी आंटी इन चीज़ों से बेखबर। ट्रेन चलती है। अगले दिन ये ट्रेन सुबह 7:55 पर, मतलब लगभग 8 बजे, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तब तक लगातार जो उस ट्रेन में एक शख्स था, एक नौजवान था जिसकी नज़र प्रीति राठी पर थी, वो उसके आसपास था, लेकिन कोशिश ये कर रहा था कि उसका चेहरा वो लोग ना देख पाएं, क्योंकि देखते तो शायद पहचान जाते। खैर, लगभग 16 घंटे के सफ़र के बाद ये ट्रेन सुबह 8 बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इसके पहुंचने के बाद प्रीति अपने पापा, आंटी के साथ ट्रेन से नीचे उतरती है, प्लेटफॉर्म पर आती है, बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। स्टेशन पे भीड़ थी। तभी अचानक एक जगह एक मौका मिलता है और एक प्रीति के पापा और आंटी थोड़ा आगे आगे चल रहे थे, प्रीति थोड़ा पीछे थी। एक नौजवान आता है, पीछे से प्रीति के कंधे पर हाथ रखता है। तो एक नेचुरल होता है कि जैसे ही हाथ रखा तो आप पलटेंगे, तो एक बायां हाथ उसके कंधे पर अपना रखता है। प्रीति पलटती है। जैसी पलटती है, वो अपने दाहिने हाथ में एक च्यवनप्राश का डब्बा लिया हुआ था, बड़ा वाला। वो च्यवनप्राश का डब्बा सीधे प्रीति के चेहरे और जिस्म पर उछाल देता है। ये सब कुछ सेकंड में हुआ था, और जिस तरीके से वो फेंकता है, उसके कुछ छींटे प्रीति के पापा, आंटी और 2 और पैसेंजर जो वहीं पे साथ साथ चल रहे थे, उनको भी वो जाकर लग जाती है। हर एक को जलन महसूस होता है। लेकिन ये देखने के लिए क्या हुआ, वो लड़का वो रुकता नहीं है जो अनजान था। वो अचानक फिर वहाँ से गायब हो जाता है। अब प्रीति जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको जलन हो रही है, उसकी आंखें बंद हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा जो च्यवनप्राश के डब्बे में था, जो उसने फेंका था, उसके चेहरे पर ही था। बाकी गर्दन पे, सीने पे, इन सब जगहों पे भी गया। तो अचानक चीखती चिल्लाती है। उधर पापा को भी कुछ वो जो छींटे थे वो पड़े थे, आंटी को भी, 2 पैसेंजर भी। थोड़ा अफरा तफरी मच जाती है, लोग देखते हैं। इसके बाद फ़ौरन प्रीति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर देखते हैं, उसकी हालत बहुत ही ख़राब। उसका इलाज शुरू होता है। उसके बाद इस इलाज के दौरान में पहली चीज़ जो ये पता चलती है वो ये कि प्रीति की दोनों आंखें लगभग ख़राब हो गई हैं। जिस्म के बाकी हिस्से भी डैमेज हो चुके हैं, और जो चीज़ फेंकी गई थी वो कुछ और नहीं, तेज़ाब था, एसिड। और टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये सल्फ्यूरिक एसिड था। अब इसके बाद इधर प्रीति हॉस्पिटल में है, लगातार डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। प्रीति बार बार जब पूछती है डॉक्टर से कि मुझे क्या हुआ, ये जो स्टेशन पे जो कुछ हुआ था उसके बाद लगातार दिन गुजरते हैं प्रीति हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में लगातार उसको भेजा जाता है।
बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि ये खबर भी आ गई थी, मीडिया में भी थी, और ये पता चला कि ये एसिड अटैक था, तेज़ाब से हमला। तो लोग भी इसको लेके बड़े गुस्से में थे। तो महाराष्ट्र सरकार भी इसमें मदद कर रही थी। 3-3 हॉस्पिटल बदला जाता है, प्रीति की हालत नहीं बदलती। प्रीति लेकिन बार बार डॉक्टर से पूछती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो आंखें कब खोल पाएंगी, जबकि उसकी आंखें ख़राब हो गई थी। डॉक्टर उसको हमेशा दिलासा देते कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और वो इन सब चीज़ों के अलावा बार बार कहती कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किसने किया। शायद उसे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन वो पूरी सच नहीं जानती थी। ये नहीं जानती थी कि वो अब कैसी दिख रही है, उसके बाकी शरीर में क्या हुआ है, उसकी आंखों को क्या हुआ है। डॉक्टर सिर्फ यही कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बीच बीच में वो अचानक एक चीज़ कहती, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन वो कागज़ और कलम लेती है और कहती कि मुझे कुछ लिखना है, क्योंकि बोलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। और वो लिखती, या कई बार उसके पापा वहाँ पे आ जाते हैं हॉस्पिटल में देखते, तो वो पापा से कहती अपने कि मुझे कुछ कहना है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो वो भी लिखते पापा उसके। दिन गुजरता गया, इलाज चलता रहा। 1 मई को दिल्ली से मुंबई पहुंची थी प्रीति। पूरे 1 महीने बीत गए। 1 जून की तारीख आती है और आखिरकार प्रीति ये जंग हार जाती है। प्रीति की मौत हो जाती है ठीक 1 महीने के बाद इस हादसे के। 1 जून की मौत के बाद अब प्रीति वापस मुंबई से दिल्ली आती है, लेकिन इस बार ताबूत में बंद होकर, क्योंकि वो गई थी बहुत सारी खुशियां लेकर, सपने लेकर, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी थी, तो वापस ताबूत में आती है। दिल्ली लाई जाती है। इस दौरान में पुलिस लगातार अपनी जांच कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। दिल्ली में लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस दौरान में प्रीति ने जो हॉस्पिटल में अपने फादर से लगातार कहती थी कि मुझे कुछ कहना है, कुछ लिखना है, वो सारी चीज़ें उसके फादर लिखते रहते थे। जब प्रीति इस दुनिया से चली गई, तो फिर वो प्रीति ने जो कुछ लिखाया था हॉस्पिटल में अलग अलग वक्त में, उन 30 दिनों में, फिर उसके पापा ने वो सारे चीज़ें मीडिया को भी दी, जो हम लोगों को भी मिली। तो उसका कुछ एक हिस्सा है जो मैं आगे बढ़ूँ सिर्फ सुनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे पता ही नहीं चला वो गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी, मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे साथ ना होती तो उस दिन शायद मैं बच ही नहीं पाती। अब तक तो घर में सबको पता लग गया होगा, मम्मी और टेंशन में होंगी। मैंने INS की नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर अब मेरी ये नौकरी भी शायद चली गई। यहाँ मुझे डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं, सर्जरी कब होगी, ये प्लास्टर कब हटेगा, हम और कितने दिन यहाँ रहेंगे। कल शाम से हाथ की मूवमेंट में भी पेन है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी राइट आई ख़राब है। उन्होंने बताया कि जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगी मैं नहीं देख पाऊँगी, और ट्रांसप्लांट जब तक मैं चेहरे से ठीक नहीं हो जाऊँगी तब तक नहीं हो पाएगी। पापा, मुझे निक्की और तनु की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, पर अब मुझे सुंदर नहीं दिखना है। जो तनु और निक्की, ये दोनों भाई बहन थे। ये खत था जो अलग अलग वक्त में प्रीति ने लिखाया था हॉस्पिटल में रहते हुए, और उसके पापा ने जो बाद में बताया वो यही कि वो हमेशा यही कहती थी कि, और मुझे बार बार लिख कर देती थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और जब प्रीति ये लिखती थी तो अपने पापा से ये पूछती भी थी कि आखिर उसका ये हाल किसने किया, उसका क्या कसूर था, क्या उसका मुजरिम पकड़ा गया। लेकिन अफसोस कि जाते जाते जब तक वो ज़िंदा थे इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिले, क्योंकि पुलिस भी उसके गुनहगार को नहीं पकड़ पाई थी। तो 1 महीने के बाद प्रीति ने दम तोड़ दिया। इधर मुंबई पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ मिली। जब ये ट्रेन दिल्ली मुंबई गरीब रथ 2 मई की सुबह 7:55 पर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, उसके बाद फिर पुलिस इस इंसिडेंट के बाद के सारे CCTV कैमरे को खंगालती है। तो उस कैमरे में बाकी तो कुछ नहीं दिखता। इत्तेफाक से जहाँ पे एसिड अटैक हुआ प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे कैमरे का कोई एंगल नहीं था, मतलब वहाँ तक कैमरे की रेंज नहीं थी जो पता चल सके। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरा एंगल से एक चीज़ दिखाई दी पुलिस को। वो ये कि जब ये ट्रेन आई, रुकी, और उसी वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ पल बाद एक लड़का बड़ा घबराया हुआ बड़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म पे दौड़ता हुआ भाग रहा है। अब बाकी सारे मुसाफिर
कुछ तेज़ चलते हैं, कुछ स्लो चलते हैं, लेकिन उस लड़के की चाल, उसकी घबराहट ये बता रही थी कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस को लग गया कि हो ना हो यही लड़का है, बट तस्वीर साफ नहीं थी, चेहरा पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। फिर भी पुलिस ने कोशिश की, मुंबई में आसपास तमाम देखा, ट्रेन में बात की, टीटी से बात की, लेकिन उसकी आइडेंटिफाई वो नहीं हो पाया, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। तो पुलिस का ये पूरा केस ऐसे ही रहा। इस दौरान में पुलिस ने प्रीति के दिल्ली में भी आके मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, एक पड़ोसी को भी उठाया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो उस दिन की मौजूदगी उसकी नहीं थी वहाँ, वो दिल्ली में थी। और इस तरह से ये लगातार मामला चलता रहा और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन पकड़ाया नहीं। इसी दौरान में फिर मामला जो है ये लेकर मुंबई की क्राइम ब्रांच को दे दिया गया और अब क्राइम ब्रांच को कहा गया कि आप इस मामले की जांच करें, क्योंकि वक्त बीतता रहा। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच ली। इंसिडेंट को करीब 8 महीने, 8.5 महीने गुजर चुके थे अब तक। 8 महीने और 17 दिन के बाद क्राइम ब्रांच अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए 15 जनवरी 2014, ये 1 मई 2013 का इंसिडेंट था जब प्रीति पे एसिड फेंका गया था। उसके ठीक करीब 8 महीने और 17 दिन बाद 15 जनवरी 2014 की तारीख आती है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली आती है। दिल्ली में नरेला में पहुंचती है। प्रीति का घर भी नरेला में था और नरेला के घर में जाने के बाद उसका एक पड़ोस में वहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो दबिश डालती है और उस घर में रहने वाले 23 साल के एक लड़के अंकुर पवार को गिरफ्तार करती है। अब पूरा मोहल्ला भी मतलब दंग की ये क्या, और प्रीति के घर के पास रहने वाला अंकुर पवार, और अंकुर पवार प्रीति का दोस्त भी। तो अंकुर पवार का प्रीति के इस मौत से या इस हादसे से क्या लेना देना। प्रीति के घर वालों को भी इस चीज़ का एहसास नहीं था और वो भी दंग थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अंकुर पवार को गिरफ्तार करती है, अपने साथ मुंबई ले जाती है। फिर पूछताछ होती है और फिर सारी कहानी सामने आती है। अंकुर पवार ही वो शख्स था जिसने प्रीति पे हमला किया था। अंकुर पवार 1 मई 2013 को उसे पता था कि प्रीति का एयरफोर्स में हो गया है नर्स के लिए, उसने एग्ज़ाम दिया था, पास कर गई है, और 1 तारीख 3:40 पर इसकी ट्रेन है, ये अपने पापा आंटी के साथ जा रही है मुंबई। सारी जानकारी थी क्योंकि दोस्त था, पड़ोस में रहता था, दोनों के घर वालों का एक दूसरे के आना जाना था। तो जब ये पता चला तो फिर वो एक जगह से उसने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद उसने च्यवनप्राश की एक बोतल में उसको डाला और ये भी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन प्रीति और उसके घर वालों से छुपते छुपाते। इसने टिकट नहीं कराई, कोई रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि इसके दिमाग में था कि अगर टिकट बुक कराएंगे तो ये आगे चल के सबूत हो सकता है। विदाउट टिकट, बिना टिकट ये ट्रेन में सवार हुआ और लगातार एक डब्बे से दूसरे डब्बे में टहलता रहा पूरे सफ़र के दौरान, क्योंकि कई बार किसी कोच में टीटी होता तो उसे लगता कि टिकट मांगेगा, तो जहाँ टीटी देखता एक कोच से दूसरे कोच में ये घूमता रहता। बट इसका इरादा ये था कि रास्ते में कहीं भी जहाँ मौका मिलेगा, अकेला कहीं पे भी अकेली प्रीति दिखाई देगी, ये वहीं पे उसके ऊपर एसिड फेंकेगा और निकल लेगा। लेकिन करीब 16 घंटे के सफ़र में उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। जब प्रीति कई बार वॉशरूम की तरफ भी गई तो वॉशरूम के पास भी कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे। ट्रेन तेज़ चल रही थी, उसे डर लगा कि अगर चलती ट्रेन में अगर डाल दिया और इन पैसेंजर ने देख लिया, दूसरे मुसाफिरों ने, तो वो उसे पकड़ लेंगे और चलती ट्रेन से कूद सकता नहीं था वो। तो इस वजह से वो वक्त बीतता गया, 16 घंटे निकल गए, उसे मौका नहीं मिला प्रीति के ऊपर तेज़ाब फेंकने का। मौका तब मिला जब ये ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इसके बाद भीड़ चूँकि काफ़ी थी, ये तेज़ी से पीछे चलता है। एक जगह पे अचानक प्रीति के कंधे पे हाथ रखता है, प्रीति पलटती है, प्रीति इसको पहचान जाती है, लेकिन इससे पहले कि प्रीति कुछ रिएक्ट करती, दाहिने हाथ में जो इसके च्यवनप्राश की बोतल थी जिसका ढक्कन हटा हुआ था, ये सीधा उसके चेहरे पे उंडेल देता है और इसके बाद तेज़ी से वहाँ से निकलता है। भागता कहीं नहीं है, ये स्टेशन से बाहर भी नहीं जाता। इसके बाद ये सीढ़ियों के ज़रिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाता है जहाँ से ट्रेन दिल्ली के लिए चलने वाली थी। ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद एक दूसरी ट्रेन पकड़ता है और उस ट्रेन से ये दिल्ली निकल आता है। घर आने के बाद घर वालों को कहता है कि वो एक इंटरव्यू के सिलसिले में
उत्तराखंड गया हुआ था। तो घर वालों को भी कुछ पता नहीं चलता, टिकट इसने कराई नहीं थी। लेकिन पुलिस जब तफ्तीश करती है तो लगता है कि कोई बहुत करीबी जानने वाला होगा, और पुलिस ने जब एक दूसरे पड़ोसी को पकड़ा था जिसको बाद में छोड़ दिया, तो उससे कोई कामयाबी तो नहीं मिली, वो बेकसूर था। लेकिन उससे बातचीत में और बाकी दोस्तों से बातचीत के दौरान पता चला कि ये जो लड़का है अंकुर पवार, ये प्रीति से जलता था। अब सवाल ये है कि उसने एक प्रीति, एक 23 साल की लड़की, घर आना जाना जिसका दोस्त थी, उसके ऊपर तेज़ाब क्यों फेंका। तो फिर इसकी कहानी भी उसने बताई। ये खुद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, प्रीति भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, एक बराबर की थी। दोनों साथ साथ एक ही मोहल्ले में रहे, स्कूलिंग भी एक साथ साथ हुआ, अलग अलग स्कूल में थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई दोनों के घर वाले का भी आना जाना था। तो प्रीति पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी, अंकुर उतना तेज़ नहीं था। तो कई बार ताना पड़ता था उसे कि देखो उससे सीखो, वो एग्ज़ाम पास कर लेती है, वो पढ़ने में तेज़ है। ये चीज़ें उसे बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि प्रीति मुझसे आगे कैसे निकल सकती है। तो ये जो जेलसी थी आगे निकलने की प्रोफेशनली एजुकेशन में, ये उसके दिल में घर कर गया। और उसे लगा कि बार बार मुझे इस प्रीति की वजह से, इसकी अच्छाइयों की वजह से मुझे ताना मिलता है। और इसी गुस्से में फिर इसने कहा कि इस प्रीति को सबक सिखाएंगे। इत्तेफाक से उसी दौरान एयरफोर्स में जो नर्स का एग्ज़ाम था, उसका रिज़ल्ट प्रीति ने पास कर लिया, उसकी नौकरी लग गई। उसको लेकर फिर उसको ताना पड़ा, और इस बार घाव उसके लिए गहरा था, क्योंकि अब तक पढ़ाई और मार्क्स की बात थी, अब नौकरी की भी बात आ गई। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन इसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। प्रीति को कामयाबी मिली। बस इस जलन में, इस हसद में इसने प्रीति के ऊपर ये तय किया कि प्रीति का चेहरा बिगाड़ देगा ताकि वो नौकरी के लायक रहे, न फिर उसकी लोग तारीफ़ करें। और इसी जलन की वजह से उसने ये पूरी साजिश रची। उसे मालूम था प्रीति मुंबई जा रही है। उसने सल्फ्यूरिक एसिड ख़रीदा, उसके बाद जाकर मुंबई तक करीब 16 घंटे उस ट्रेन में उसका पीछा किया, और मौका मिलते ही एसिड डालकर अगली ट्रेन से दिल्ली वापस लौट आया। अब उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई की कोर्ट में ये मामला चला, और ये जो मामला की जो सुनवाई हुई थी वो स्पेशल वुमेन्स कोर्ट में सुनवाई हुई इसकी। इनकी जज एस शेंडे, इन्होंने फैसला सुनाया, और ये फैसला आया 3 साल के बाद। 2013 में इंसिडेंट हुआ, 2016 में फैसला आया, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा फैसला था जो किसी एसिड अटैक के लिए किसी मुजरिम को सजाए मौत दी गई। कोर्ट ने माना, इससे पहले कभी एसिड अटैक को इस तरह से, इस तरीके का क्राइम नहीं देखा गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में कि इस मामले में इससे कम सज़ा नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए अंकुर पवार को सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। और स्पेशल वुमेन्स कोर्ट ने ये जजमेंट 2016 में सुनाया, और ये पहला था जो हिंदुस्तान में था। इसके अलावा दुनिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बांग्लादेश है जहाँ पे एसिड अटैक के लिए सजाए मौत का प्रावधान है। इंडिया ऐसी दूसरी कंट्री है जिसने एसिड अटैक के लिए किसी को सजाए मौत दी है। बाकी दुनिया में एसिड अटैक के लिए इतनी ज़्यादा सज़ा अभी तक नहीं है। ये सिर्फ सेकंड एक मतलब एग्जाम्पल है इंडिया के लिए। इस पूरे मामले में जो गवाह बने, उसमें जो 2 पैसेंजर जिनके ऊपर छींटे पड़े थे तेज़ाब के, वो, इसके अलावा ट्रेन में जब ये पूरा ट्रैवल कर रहा था, उस दौरान ट्रैवल के दौरान कुछ मुसाफिर भी सामने आए थे जो मीडिया में खबरें आई थी। उसके बाद इन सब ने आइडेंटिफाई किया। इस अटैक के दौरान में खुद इसके हाथ भी इंजर्ड हो गए थे तेज़ाब से, तो वो सबूत भी था। तो ये सारी चीज़ें इसके ख़िलाफ़, और जो मेन गवाह थे, गवाहों की गवाही वो इसके ख़िलाफ़ गई। मैं सिर्फ आपको वो जजमेंट की कुछ लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ जो जज ने लिखा सजाए मौत देते हुए। उसी से पता चलता है कि क्या कुछ हुआ होगा। जज ने अपने जजमेंट में कहा कि प्रीति जो है वो सिर्फ 30 दिन तक इसलिए ज़िंदा रह पाई, वरना वो मर जाती पहले, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो दिख कैसी रही है, उसके चेहरा अब कैसे है। उसे ये भी पता नहीं था कि उसकी आंखों की रोशनी अब कभी लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि खुद घर वाले और माँ बाप अगर देखें तो वो डर जाएं, और अगर ये असलियत उसके सामने आ जाती, कोई आईना उसके सामने रख देता और थोड़ी बहुत उसकी रोशनी आंखों की वापस होती और वो देखती, तो शायद ये 30 दिन जिंदा नहीं रहती, वो पहले ही दिन मर जाती। ये जज ने अपने
फैसले में कहा। जज ने साथ में ये भी कहा कि जो एसिड अटैक है उनकी नज़र में ये रेप से भी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम है, क्योंकि रेप की विक्टिम जो है, जब रेप होता है तो उसकी आत्मा मारी जाती है, उसकी आत्मा को कुचला जाता है, लेकिन उसे समझा बुझा कर, उसको अलग रख कर, देखभाल कर वापस ज़िंदगी के पटरी पे लाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इस देश में इंसिडेंट हैं जहां रेप विक्टिम ने एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू की है। लेकिन एक एसिड अटैक विक्टिम को अपनी उसी बॉडी, उसी शरीर, उसी चेहरे के साथ वापस इस दुनिया के बीच में रहना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए उनका कहना था कि एक रेप से ज़्यादा ब्रूटल क्राइम जो है वो एसिड अटैक है। जज का ये कहना था कि अगर प्रीति को एक झलक भी उसके चेहरे की और बाकी चीज़ों की दिखाई दे जाती तो वो कभी ज़िंदा नहीं रहती। 30 दिन सिर्फ इस भ्रम में उसने गुजार दिया कि वो ठीक हो जाएगी, उसका चेहरा ठीक है। उसकी जो मौत हुई थी वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। एसिड ने उसके लगभग दिल, लीवर, गुर्दा, जो भी हम जिंदा रहने के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया था, और इतनी ज़्यादा मात्रा में वो एसिड फेंका था कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो ये देश का पहला और इकलौता मामला है जिसमें किसी एसिड अटैक के लिए मौत की सज़ा दी गई है।